प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ अफसर के माध्यम से भी आप इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त 2030 तक हम इसके अलावा हम संचारी रोग हमारे जो हैं उन पर भी हमारी सरकार बेहतर से बेहतर काम कर रही है। संचारी रोग अभियान के तहत हम लगातार काम कर रहे हैं। मलेरिया को 2030 तक हम पूरे प्रदेश से समाप्त करने के लिए हमने बीड़ा उठाया है और इसके लिए प्रदेश सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। संचारी रोग अभियान के तहत अभी आपने देखा होगा 2 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सिद्धार्थनगर जनपद से इसको प्रारंभ किया। सिद्धार्थनगर जनपद को इसलिए चुना कि सिद्धार्थनगर में इस प्रकार के रोग सर्वाधिक पाए गए थे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर फिरोजाबाद जनपद था। फिरोजाबाद जनपद में मैं स्वयं गया था, वहां संचारी रोगों का जो अभियान था हम लोगों ने प्रारंभ किया। इसके तहत हम जो जेई है, एईएस है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, स्क्रब, टाइफस जो आज बीमारियां होती हैं उनको नियंत्रित करने में इसके तहत हम क्या करते हैं, संचारी रोग कहीं पानी एकत्र नहीं होने देंगे, कहीं मच्छर होगा उसको फॉगिंग कराएंगे, जो नाले साफ कराएंगे, कहीं भी गंदगी नहीं होने देंगे। एक अभियान चलाकर सभी विभाग जो इससे संबंधित हैं, ग्राम विकास विभाग, हमारे नगर विकास विभाग, जो संबंधित विभाग है सबको लेकर के हमने एक अभियान चलाया। उस अभियान का प्रारंभ हुआ, अभियान अभी भी चल रहा है। संचारी रोग चूंकि इसी मौसम में पनपते हैं तो हमारी सरकार इसके लिए सतर्क है। हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। इस अभियान के तहत 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक घर घर दस्तक देने का अभियान हम लोग चलाएंगे, जिसमें आशा एवं आंगनबाड़ी जो कार्यकर्तियां हैं घर घर जाकर लोगों को संचारी रोगों के बारे में बताएंगी और उनको सचेत करेंगी कि हमारे घरों के आसपास पानी नहीं एकत्र होना चाहिए, हमें पानी खुले में नहीं रखना है, आसपास की जो नालियां हैं उनको सफाई रखनी है। और इसके अलावा जो संबंधित विभाग है उनको भी हमें सचेत करना, उनसे भी सहयोग लेना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जन सामान्य द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों के माध्यम से प्राप्त की गई चिकित्सा सुविधाओं को एकीकृत डिजिटल रूप में सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के लागू होने से नागरिकों को चिकित्सकों से परामर्श के समय अपने समस्त चिकित्सा अभिलेख लेकर चलना नहीं पड़ेगा। आप समझिए एबीडीएम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके तहत सामान्यतः हम लोग करते क्या है कि आप एक डॉक्टर को दिखाए, पर्चा बना लिया खांसी का, फिर पर्चा बनाया आपने दूसरे डॉक्टर के पास तीसरे महीने के पेट दर्द का, फिर अगली बार पता चले आपको पैर में दर्द हुआ या सर में दर्द हुआ। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास समय समय पर हर समय उपलब्ध नहीं रहते। सामान्यतः घर में रख देते हो तो दूसरा पर्चा ढूंढने में दिक्कत आती है। तो हमारी सरकार ने इस योजना को इसलिए लागू किया है कि आपके जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे और आप जब चाहोगे तो अपने मोबाइल पर देख सकते हो, या कोई चिकित्सक आपके बारे में हिस्ट्री जानना चाहता है तो एबीडीएम पर जाकर के वो देख सकता है कि आपके शरीर में क्या क्या पूर्व में विकृतियां रही हैं, कहां कहां दिक्कतें रही हैं, कौन कौन सी आपको बीमारी हुई है, उसकी हिस्ट्री उस पोर्टल पर रहेगी, जिससे आपके जन सामान्य के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने में आपको और हमारी सरकार को, हमारे चिकित्सकों को मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इसके लिए राष्ट्रीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्थापना की गई। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य स्तरीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्थापना की जानी है, जो उत्तर प्रदेश में चालू कर दी गई है। अभी अस्थायी रूप से इसको स्थायी रूप से हम करने जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक नैदानिक संस्थान को हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री आईडी, प्रत्येक चिकित्सक और पैरा मेडिकल प्रोफेशनल को हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री आईडी एवं डिजिटल हेल्थ आईडी आवंटित की जाएगी। यानी जो भी हमारे चिकित्सक हैं या पैरा मेडिकल के संबंधित लोग हैं उनको एक हम आईडी डेवलप कर रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप एवं मानव संपदा वेबसाइट के माध्यम से भारत सरकार के वेब पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। यानी हमारे पास जितने भी चिकित्सा जगत के लोग हैं उनका एक डाटा हमारे पास उपलब्ध रहेगा कि वो कब कहाँ काम कर रहे हैं, जिससे हमें उनकी सुविधाएं लेने में अच्छा रहेगा। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ABHA आईडी प्रदान किए जाने का कार्य भी प्रगति है, उसके संबंध में जल्दी आपके समक्ष हम आएंगे। राज्य स्तरीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में मानव संसाधन की आपूर्ति एवं प्रचार प्रसार गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा 21-22 से 5 वर्षों में 18.49 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भारत सरकार की ECRP 2021-22 के अंतर्गत 129 जनपदीय चिकित्सालयों में एवं 350 तहसील स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में
HMIS सॉल्यूशन ई आच्छादित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी का जब द्वितीय लहर आई तो ऑक्सीजन के कारण सबसे बड़ी चुनौती हमारे समक्ष खड़ी हुई। हमारी सरकार ने उससे निपटने के लिए बहुत बेहतर इंतजाम किए हैं। अब ऑक्सीजन की कमी अपने देश में भी नहीं होगी, प्रदेश इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। इसके लिए हमने क्या किया, जब ऑक्सीजन पहुंचाई, जिन ट्रकों के माध्यम से, जिन टैंकर्स के माध्यम से पहुंचा रहे थे, हमने उसकी GPS ट्रैकिंग की, जिसके उनका लोकेशन मिल सके और समय से वो पहुंच सके। इसके अलावा हमने इसमें रेल मंत्रालय का भी सहयोग लिया। इसके अलावा वायुसेना के विमानों का भी सहयोग लिया और टैंकरों की द्रुत गति से हम लोगों ने सप्लाई की। कृत्रिम श्वसन व्यवस्था राजकीय व स्वशासित निजी मेडिकल कॉलेजों और राजकीय चिकित्सालयों में कुल 6,818 वेंटिलेटर हमारे पास है, जिसके माध्यम से यदि कोई गंभीर मरीज है, सांस लेने में दिक्कत है, खुद सांस नहीं ले पाता, उसके लिए हम लोगों ने वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया है। आज हमारे पास 6,818 वेंटिलेटर उपलब्ध है। चिकित्सालयों में शय्याओं पर सामान्य रूप से HFNC एवं वेंटिलेटर्स के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान किए जाने विभिन्न चिकित्सालयों में 536 नए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की स्थापना की गई है। 23 में पूर्व में स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के साथ साथ प्रदेश में अब कुल 559 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हैं। हमारे पास इस समय 559 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो चिकित्सीय ऑक्सीजन बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 43,261 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास 10,034 CSR के अंतर्गत हमें मिले हैं, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, उनका भी हम उपयोग ले रहे हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ हम जो भी हमारे शहरी क्षेत्र के हैं, चाहे CHC है, चाहे PSC है, ऑक्सीजन की कमी हम कहीं नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश 2021 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 21 तक 4.56 लाख क्षय रोगी एवं 2022 में 1 जनवरी 2022 से 12 अप्रैल 2022 तक 1 से 19 लाख क्षय रोगियों को चिन्हित किया गया है। यानी हमारे पास 19 लाख अभी हमारे पास क्षय रोगी हैं, जिनको हमने चिन्हित कर दिया है, जिनके इलाज की मुकम्मल इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। क्षय उन्मूलन पर उपराष्ट्रीय प्रमाणीकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 8 जनपदों को चिन्हित किया गया है, जिनमें ललितपुर को रजत एवं बलरामपुर, चंदौली, गोंडा, महाराजगंज, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र तथा उन्नाव को कांस्य पदक प्रदान किया गया भारत सरकार द्वारा। निश्चय पोषण योजना के अंतर्गत 2021-22 में क्षय रोगों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 7 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भी किया गया है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च 2022 के उपलक्ष्य में 84,000 क्षय रोगियों को भावनात्मक एवं पोषणात्मक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से अधिकारी एवं विभिन्न परोपकारी संगठनों द्वारा गोद लिया गया। गोद लेने का सब्जेक्ट आप समझिए कि जो कोई क्षय रोगी है, उसको कोई न कोई संस्था या हमारे अधिकारी उसको गोद लेकर के उसके दवाइयों के साथ साथ उसके जीवन स्तर में कोई दिक्कत न हो, उसको रहने की, उसको खाने की, उसको पोषण की कोई दिक्कत न हो, लगातार इंतजाम गोद लेने वाले व्यक्तियों द्वारा की जानी है, ऐसा सरकार ने तय किया है। इसके अलावा सामाजिक सहभागिता 15 सितंबर 2021 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य संपूर्ण प्रदेश में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को क्षय रोगों के विषय में हम लोगों ने जागृत भी करने का काम किया है। अभी एक कार्यक्रम चल रहा है। 30 जून 2021 से प्रत्येक माह में 2 बार विभागाध्यक्ष मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट जिला क्षय रोग अधिकारी तथा NTE-EP स्टाफ को शामिल करते हुए जटिल क्षय रोगों के उपचार हेतु क्षमता वर्धन के लिए ऑनलाइन डिफिकल्ट टू ट्रीट टीबी क्लिनिक आयोजित किया जाना। सन 2025 तक प्रदेश से टीबी उन्मूलन को हम लोग लगातार सुनियोजित ढंग से प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए टीबी उन्मूलन के लिए हमारी सरकार विशेष रूप से काम कर रही है। हमारा मानना, आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके जान पहचान में यदि कोई टीबी का रोगी आपके पास है तो हमें जानकारी दें। हमारे जो सहयोगी संस्थाएं हैं, यानी जो हमारे NGOs हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे वो लोग गोद लें, हमारे अधिकारी गोद लेंगे, हमारे माननीय विधायक गोद लेंगे। जैसे गांव में 25 चिन्हित हो गए ब्लॉक में, तो 25
जो टीबी के रोगी हैं उनको गोद देने का काम हमारे माननीय विधायक करेंगे, माननीय सांसद करेंगे, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष करेंगे, ब्लॉक प्रमुख करेंगे और मैं स्वयं करूंगा। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं प्रदेश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, टीबी उन्मूलन को गति देने के लिए हमारी राज्यपाल महोदया ने जो इच्छा व्यक्त की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की है कि टीबी उन्मूलन हमें प्रदेश से करना है, टीबी को समाप्त करना है। आप सब भी जहां कहीं अगर कोई रोगी है हमको बताएं, यदि आप हमारी मदद कर सकते हैं तो आप भी एक एक टीबी रोगी को गोद लेकर के उसके रहने खाने की व्यवस्था करें। आपको बहुत चिंता नहीं करनी है, आपको अस्पताल तक उसको पहुंचा देना है, मुझे बता देना है, दवाइयों का इंतजाम हम करेंगे, रखरखाव का इंतजाम हम करेंगे। केवल आपको चिन्हित कर देना, क्योंकि आप मेरे पत्रकार मित्र हैं, इसलिए मित्रता के कारण आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर बनाने के लिए हमारी आप मदद करें। गरीब वंचितों के लिए आयुष्मान भारत योजना में अब तक हम लोगों ने 1.80 करोड़ से अधिक कार्ड जारी कर दिए हैं। आयुष्मान भारत योजना गरीब वंचितों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 1.80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मुहैया कराए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत 12 लाख से अधिक लोग उपचार। इस योजना का उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1.78 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों या लगभग 7.5 करोड़ लाभार्थियों को मुहैया कराना है। मोदी एवं योगी सरकार इस जन आरोग्य योजना को और सुगम और सरल बनाने की कोशिश में जुटी है, ताकि अधिक से अधिक गरीब परिवार इसका लाभ उठा सके। इसके लिए एक वेबसाइट मेरा pmjay.gov.in और टोल फ्री नंबर 14555 और टोल फ्री नंबर 1800 जारी किया जा चुका है। आयुष्मान भारत का लाभ लेने वालों को 43.6% महिलाएं हैं। आयुष्मान भारत का जो लाभ ले रही है महिलाएं, उसमें 43.6% महिलाएं हैं। आयुष्मान भारत योजना ने लिंग समानता को बढ़ावा देने में भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक अध्ययन के अनुसार अब तक इस योजना का लाभ पाने वालों में 43.6% महिलाएं। ये विशेष उल्लेखनीय है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं इस योजना से बहुत ही अच्छा लाभ पा रही हैं। उनकी संख्या लगभग आधे के बराबर है। इस योजना से 2949 निजी एवं सरकारी अस्पताल जुड़े हैं। साथ ही इस योजना के तहत 141 ऐसे मेडिकल प्रोसीजर शामिल किए गए हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। यानी 141 ऐसे प्रोसीजर हैं जो केवल महिलाओं के लिए ही है। जन औषध केंद्र, आप सब जानते हैं, सामान्यतः जो दवाइयां हम लोग लेते थे वो ब्रांडेड दवाइयां मार्केट में दुगने दाम पर मिलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी केंद्र की सरकार ने जन औषध केंद्र खोले। उसके तहत हमें जेनरिक दवाइयां मिलती हैं। जेनरिक दवाइयां बहुत ही सस्ते दाम पर मिलती हैं और उनका फार्मूला वही है, वो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। जबकि जो मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाइयां हैं उनसे हमारे देश को तो आर्थिक हानि होती ही है और हमारे लोग गरीबों की जेबें पर भी गलत असर पड़ता है। खर्चे अधिक होते हैं और दवाइयां भी उस क्वालिटी की नहीं मिल पाती। 9 मार्च 2022 तक प्रदेश में 1170 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषध केंद्र खोले जा चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार सरकार की देश भर में जन औषध केंद्रों की संख्या 2025 तक बढ़ाकर 10,500 करने की है। हमारी सरकार ने कैंसर, टीबी, मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमतों को भी नियंत्रित करने का काम किया है। इस वित्तीय वर्ष में जन औषध केंद्रों के जरिए 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाइयां बिकी हैं और इसी साल जन औषध केंद्रों के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 450 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें जो जन औषध केंद्रों से दवाइयां बिकी हैं तो हमारी जनता का 450 करोड़ रुपए बचा है। 450 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अब तक लगभग 1575 करोड़ रुपए की बचत जन सामान्य को हुई है। यानी टोटल जब से जन औषध केंद्र खुले हैं 1575 करोड़ रुपए की बचत आम जनता की हुई है इन जेनरिक दवाइयों को खरीदने से। इसके अलावा हमारी सरकार प्रतिबद्ध है लोगों को शीघ्र, सस्ता और सुलभ चिकित्सीय व्यवस्था देने के लिए। हम लोग जो समय समय पर बीमार होते हैं सामान्यतः डॉक्टरों के पास नहीं जा पाते,
उसके लिए हमारी सरकार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एवं स्वास्थ्य मेले चला रही है। हम सब जानते हैं अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड काल में जो माननीय मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले लगते थे उनको कोविड के कारण बंद हो गए थे। अब पिछले इतवार से ही हमने उनको प्रारंभ किया है, जो सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर लगेंगे और प्रत्येक रविवार को लगेंगे। पिछले रविवार को जो मेला लगा था उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। 1 लाख से ऊपर की संख्या उन मेलों में आई और लोगों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया, दवाइयां ली, चिकित्सीय परीक्षण कराया। जैसा कि आप अवगत है, यह विशेष रूप से केंद्र सरकार का प्रोग्राम है और उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से मिलकर के इस कार्यक्रम को चला रही है। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में 14 अप्रैल 2022 को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की चतुर्थ वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 16 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रदेश में क्रियाशील समस्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर टेलीमेडिसिन, योग तथा स्वस्थ जीवन शैली संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना एवं ब्लॉक स्तरीय चिकित्सीय इकाइयों पर ब्लॉक हेल्थ मेले आयोजित किए जाना। सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना, जिसके द्वारा आम जन को, विशेषकर वंचित एवं असेवित वर्ग के लोगों को उनके घर के निकट ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस हेतु समस्त उप केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमबद्ध रूप से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा हम सब जानते हैं जो एएनएम सेंटर हैं, जो उपकेंद्र कहे जाते हैं, उनको भी हम जोड़ रहे हैं और सभी को हम उसमें कंप्यूटर उपलब्ध करा रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से आप अपने घर से जुड़ सकते हैं और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जाकर भी आप बड़े चिकित्सकों से जुड़ सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 13,784 स्वास्थ्य इकाइयों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 11,035 उपकेंद्रों, 2,241 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 508 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। स्वास्थ्य मेले में निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न सेवाएं जैसे मातृ शिशु कल्याण, टीकाकरण, परिवार नियोजन, संचारी एवं गैर संचारी रोगों से संबंधित सेवाएं प्रदान करना एवं प्रचार प्रसार करना। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के कार्ड बनाना। अभी भी हम एक योजना के तहत जो भी लोग वंचित रह गए हैं, सभी को हम प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों को कार्ड बनाना जारी रखेंगे और जब तक सभी लोग आरक्षित नहीं हो जाएंगे, योजना जारी रहेगी। मेलों में उपस्थित लोगों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आई कार्ड बनाने की भी सुविधा देना। गैर संचारी रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं सामान्य कैंसरों की जांच करना एवं आवश्यकता अनुसार संदर्भित करना। स्वस्थ जीवन शैली एवं योग आदि की जानकारी प्रदान करना। हम देखते हैं कि अगर हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमारी जो स्वस्थ जीवन शैली है, यानी खान पान पर नियंत्रण, सुबह मॉर्निंग वॉक, समय से उठना, अगर हम शरीर को अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमें एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना पड़ेगा। उसके लिए भी हम लोग सभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय जांचों एवं औषधियों की व्यवस्था कर रहे हैं। हम देखते हैं कि सामान्यतः जो जांचें होती हैं, कई जगह लोगों को भटकना पड़ता है। वहां पहुंच करके आप अपनी ब्लड की जांच, बलगम की जांच, पेशाब की जांच, स्टूल की जांच, सारी जांच आप वहां करा सकते हैं और अन्य जो जानकारी हमारी स्वास्थ्य महकमा चला रहा है उसकी भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित विभागों द्वारा संचालित योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पोषण, फिट इंडिया मूवमेंट आदि के बारे में लोगों को जागरूक करना। मेले में अधिक से अधिक जानकारी को, जन भागीदारी को सुनिश्चित किए जाने के लिए मेले के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हमने आपको दी है। स्वास्थ्य विभाग आपके सहयोग के बगैर कुछ कर नहीं सकता है। हम प्रतिबद्ध हैं उत्तर प्रदेश में सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए। कहीं कोई दिक्कत न हो, संचारी रोग न पनपे, लोगों को पहले से हम जागरूक करेंगे और गंभीर रोगों को और जो एक्सीडेंटल केसेज हैं उसके बारे में हम अलग से व्यवस्था करने जा रहे हैं। हमने अपने सभी
उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी चिकित्सक हैं, चाहे सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, सबको हमने अनुरोध किया है। लगातार मैं सबसे बात कर रहा हूँ, कृपया मरीज को भगवान मान करके सेवा करें। ये मान कर चले कि मरीज हमारे पास आया है, यदि हमारे संपर्क में आ गया, मेरी जानकारी में आ गया है, तो हमें इलाज इसी प्रकार करना है जिससे ईश्वर ने मुझे उसके पास भेजा है, हमारे पास भेजा है। हम उनकी सेवा करें, उन्हें संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार से मरीज को कोई असुविधा न हो, सरकार इसके लिए संकल्प होकर काम कर रही है प्रतिबद्धता के साथ, और इसमें आप सबके मदद और आशीर्वाद की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हेल्थ एटीएम की हम उस दिशा में गति से काम कर रहे हैं। लगातार हमने प्रोपोजल बनाने के लिए कहा है, कहीं भी कोताही न हो, लोगों के स्वास्थ्य के मामले में सभी सुविधाएं मिले। आपने जो भी इस पर भी हम काम कर रहे हैं और शीघ्र आपके समक्ष आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।